हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिमिनरी टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 69 है। 68 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी हो, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, बार बार लोग पूछते रहते हैं कि टेस्ट नंबर 1 से कहाँ मिलेगा सर। तो टेस्ट नंबर 1 से मिलेगा उनको, मेरे चैनल पर जाएँगे तो वहाँ पर एक प्ले लिस्ट है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 की। वहाँ पे जो है कि टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 69 तक मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो जो है कि टेस्ट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और 69 तक देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किस उद्देश्य से उपयोग की जाती है? विदेशी ऋण कम करने के लिए, भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, आर्थिक विकास के प्रोत्साहन के लिए। पूछा जा रहा है कि भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किस उद्देश्य से उपयोग की जाती है? भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किस उद्देश्य से उपयोग की जाती है? तो ये की जाती है आर्थिक विकास के प्रोत्साहन के लिए। डी ऑप्शन आपका सही है। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? सीतापुर, उज्जैन, जबलपुर, मथुरा। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है ये? तो देखिए, ये है आपका कहाँ पे? सीतापुर में। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, सीतापुर में गोमती नदी के बाएं तट पर ये स्थित है और यह एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। देखिए, वराह पुराण के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ भगवान द्वारा जो है कि निमिष मात्र में दानवों का संहार होने से यह जो है कि नैमिषारण्य कहलाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निर्यात हेतु आम की लोकप्रिय प्रजाति कौन सी है? दशहरी, अल्फांसो, लंगड़ा, आम्रपाली। पूछा जा रहा है कि निर्यात हेतु आम की लोकप्रिय प्रजाति कौन सी है? देखिए, जितने सारे ऑप्शन में दिए गए हैं ये जो है कि आम की ही प्रजाति है, दशहरी, अल्फांसो, लंगड़ा, आम्रपाली। लेकिन बात की जा रही है कि निर्यात हेतु आम की लोकप्रिय प्रजाति कौन सी है? तो कौन सी है? तो ये है अल्फांसो। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, भारत में इसका प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। और इसका नाम जो अल्फांसो पुर्तगाली थे गवर्नर, उन्हीं के नाम पे अल्फांसो दी अल्बुकर्क थे ना, उन्हीं के सम्मान में जो है कि ये रखा गया था। देखिए, भारत जो है कि विश्व में आम उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है। राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्ति में अंतर को क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा, राजस्व व्यय, कुल राजस्व। पूछा जा रहा है कि राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्ति में अंतर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजस्व घाटा। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अगर हम बात करें राजस्व घाटा की, तो सरकार को जितना राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा जो है कि राजस्व व्यय हो रहा है। तो इसका मतलब कि सरकार जो है कि खर्चा ज़्यादा कर रही है और सरकार को जो है कि कम मिल रहा है राजस्व। ठीक है, जैसे हम लोग भी सोच सकते हैं कि हम लोगों के घर से मिल रहा है सपोज दैट 5,000 रुपये पर मंथ, हम लोग खर्च कितना कर रहे हैं? 6,000 रुपये पर मंथ। तो घाटे में जा रहे हैं हम। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं कि ये जो है कि सरकार को इतना आय मिल रहा है लेकिन वो व्यय कितना कर रही है? जितना आय मिल रहा है ना उससे अधिक कर रही है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है राजस्व घाटा। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है, जबकि परमाणु बम में होती है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है। एंड चौथा दिया गया है कि परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है। देखिए, बात की जा रही है यहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है। नहीं, देखिए, जस्ट ये होगा इनका बी वाला।
कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। देखिए क्या होता है, परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर में अंतर क्या होता है, दोनों लगभग सेम ही है, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है कि नाभिकीय रिएक्टर ऐसी डिवाइस होती है जिसमें नाभिकीय चैन रिएक्शन को नियंत्रित किया जाता है। सपोज दैट, देखिए ऐसे यूरेनियम है ना, यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो ये यूरेनियम 3 भागों में टूटती है, ठीक है। फिर उसके बाद से ये क्या होता है कि ये भी 3-3 भागों में टूटता है, ठीक है। नाभिकीय मतलब जैसे परमाणु बम की बात की जा रही है या यूरेनियम पे अगर न्यूट्रॉन की बमबारी की जा रही है तो पहले तो 3 में हुआ, फिर जो है कि ये 3 में होगा, फिर उसके बाद से ये 3-3 में होगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 होगा, फिर 3-3 में होगा। ऐसे होता है अगर यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की ये बमबारी की जाती है तो, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है कि जो ये 3 निकलता है तो 3 में क्या होता है कि 2 को जो है कि क्या कर दिया जाता है, कैडमियम की छड़ से ये इस्तेमाल करके इसको अवशोषित कर लिया जाता है, एक ही को आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर ये 3 निकलेगा, ठीक है, इसमें से 2 को जो है कि फिर से मतलब उसी हिसाब से मतलब कर दिया गया है, 1 निकलेगा। तो ये क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर में ये सब सारी चीज़ें होती है, क्योंकि नाभिकीय रिएक्टर में क्या करते हैं हम कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ये सब चीज़ें किया जाता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो तो इसमें कुछ चीज़ें रोक करके किया जाएगा तभी हो पाएगा, ठीक है। तो ये नाभिकीय रिएक्टर ऐसे होता है। और परमाणु बम में क्या होता है कि ये जब न्यूट्रॉन एक बार बमबारी हो गई तो वो 3 में जाएगा, फिर 3 9 में जाएगा, फिर 27 में, फिर 81 में, ऐसे करके जैसे परमाणु बम होता है ना, इसीलिए बहुत फास्ट होता है ये चीज़ें, ठीक है। इसलिए परमाणु बम जो है कि तुरंत फटता है, बहुत सारा विनाश कर देता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में इसको रोक के किया जाता है, मतलब कैडमियम की छड़ लगा करके और धीरे धीरे प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे हमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना होता है, तो ये सब सारी ऊर्जाएं जो है कि इस्तेमाल की जाती है। बट परमाणु बम में क्या होता है कि ये चीज़ें कैडमियम की छड़ नहीं लगाई जाती है, तो ये जो है कि एक यूरेनियम पे न्यूट्रॉन की बमबारी किया जाएगा तो ये 3 में होगा, 3 9 में होगा, 9 27 में, 27 81 में, ऐसे करते कितना फास्ट होता है, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, मतलब नियंत्रित किया जाता है कैडमियम की छड़ को लगा करके। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई, बलिया, सतारा, तामलुक, झांसी। पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कि किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना किया गया। तो देखिए 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन था ये, उसमें उसी के दौरान जो है कि उत्तर प्रदेश का जो बलिया ज़िला है वहाँ पे, और बंगाल में पड़ता है तामलुक, बलिया और तालमुक, और ये जो है कि सतारा, ये जो है कि महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ पे क्रांतिकारियों ने जो है कि समानांतर सरकारें बनाई थी। तो 1 2 और 3 हो जाएगा आपका कौन सा, ये पहला ऑप्शन। प्राचीन भारत में विभिन्न संस्कृतियों में उद्भव के स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति का उद्भव सिंधु नदी की घाटी में हुआ था। वैदिक संस्कृति का विकास मध्य गंगा नदी की घाटी में हुआ था। और वैदिकोत्तर संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ था। इसमें सत्य बताना है। देखिए हड़प्पा संस्कृति का जो उद्भव हुआ वो सिंधु नदी के घाटी में हुआ, ये बिल्कुल आपका सही है। वैदिक संस्कृति का विकास मध्य गंगा नदी की घाटी में हुआ, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन वैदिक संस्कृति का जो उद्भव है वो पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ था, ठीक है। जबकि इसका विकास जो है कि कहाँ पे हुआ था, देखिए इसका जो है कि उद्भव जो है कि पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ था, लेकिन इसका विकास जो है कि पश्चिमी गंगा घाटी में हुआ था। तो ये जो है कि बोला जा रहा है यहाँ पे मध्य, तो ये गलत है। बौद्धिकोत्तर संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ था। देखिए जो उत्तर वैदिक संस्कृति है ये मुख्यतः लोहे के प्रयोग पर आश्रित थी और ये मध्य गंगा घाटी में फूली फली थी। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में, तो ये भी आपका गलत है। तो केवल हो जाएगा आपका 1 सही है। निम्नलिखित में से किस राजवंश में कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, राष्ट्रकूट, पल्लव, चालुक्य, चोल। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, कौन से राजवंश ने, तो वो पल्लव राजवंश ने। देखिए 8वीं सदी में जो है कि कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लवों ने करवाया था और इस मंदिर का निर्माण जो है कि
85 से लेकर के 705 ईस्वी में पल्लव वंश के थे कौन, नरसिंह वर्मन, उनके द्वारा करवाया गया था। 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। 2011 के अनुसार जो है कि राज्यों में किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? देखिए लिंगानुपात होता क्या है? लिंगानुपात ये होता है कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की जो संख्या होती है वही लिंगानुपात होता है। तो पूछा जा रहा है कि उच्चतम लिंगानुपात, देखिए अगर देखा जाए ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा उच्चतम लिंगानुपात किस राज्य में है, तो वो है आपका केरल में, वहाँ पे है 1084। देखिए 1000 पुरुषों पे जो है कि 1084 क्या है, महिलाएं हैं वहाँ पे। कर्नाटक की हम बात करें तो कर्नाटक में आपका 973 है। उड़ीसा में अगर हम बात करें तो 979 है। आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो 993 है, ठीक है। और तमिलनाडु की बात करें हम तो 996 है। तो इसमें जो पूछा जा रहा है, जो ऑप्शन दिया जा रहा है ना, उसमें पूछा जा रहा है कि उच्चतम लिंगानुपात किस में है, तो उच्चतम लिंगानुपात हो जाएगा इसमें तमिलनाडु में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है? पंजाब, हरियाणा, केरल, जम्मू कश्मीर। भारत की जो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है? तो किसमें है? तो ये है आपका केरल में। त्रिविमीय चित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है? फोटोक्रोमेटिक, होलोग्राफी, फोटोग्राफी, रेडियोग्राफी। पूछा जा रहा है त्रिविमीय चित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये लिया जाता है होलोग्राफी के द्वारा। देखिए अगर हम बात करें फोटोक्रोमेटिक की, तो फोटोक्रोमेटिक लेंस का इस्तेमाल जो है कि जहाज़ का जो विंड स्क्रीन होता है और जो खिड़कियाँ होती है उसको बनाने में किया जाता है। फोटोग्राफी आप लोग समझ ही रहे हैं। और रेडियोग्राफी जो है कि जैसे एक्सरे वगैरह होता है, ये सब एक प्रकार का क्या है, रेडियोग्राफी ही है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? अरस्तु ने, गैलीलियो ने, एडविन हबल ने, कॉपरनिकस ने। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? तो ये किया था कॉपरनिक ने। ये डी ऑप्शन आपका सही है। तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? विस्कोमीटर, फोटोमीटर, बैरोमीटर, इंटरफेरोमीटर। तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, कौन सा उपकरण है? तो ये है इंटरफेरोमीटर। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए विस्कोमीटर की अगर हम बात करें तो ये तरल की श्यानता मापी जाती है इससे। फोटोमीटर की अगर हम बात करें तो ये प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए यूज किया जाता है। और बैरोमीटर की अगर हम बात करें तो वायुमंडल का दबाव मापा जाता है इससे। निम्नलिखित में से किसके प्रधानमंत्रित्व काल में भारतीय संविधान में सर्वाधिक बार संशोधन किए गए? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिंह राव। पूछा जा रहा है कि किसके प्रधानमंत्रित्व में भारतीय संविधान में सर्वाधिक बार संशोधन किया गया है? किसके टाइम में किया गया है सर्वाधिक संशोधन? तो इंदिरा गांधी जी के टाइम में सर्वाधिक बार संशोधन किया गया है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी 1966 से लेकर के 1977 तक जो है कि भारत की प्रधानमंत्री रही, ठीक है। और इनके कार्यकाल में जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि संशोधन किया है। देखिए 20वां संविधान 21वां संविधान से लेकर के और 42वां 43वां संविधान तक जो है कि इन्हीं के शासनकाल में जो है कि संशोधन किया गया था, ठीक है। जो कि 42वां संविधान संशोधन है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ये सब सारी चीज़ें इन्हीं के कार्यकाल में किया गया था। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य रूप से ओजोन क्षरण के नियंत्रण में से संबंधित है? टोरंटो सम्मेलन, रियो सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य रूप से ओजोन क्षरण के नियंत्रण से संबंधित है? कौन संबंधित है? तो ये है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए ये प्रोटोकॉल जो है कि ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संधि है,
जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध ढंग से उन पदार्थों को उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई है जो पदार्थ ओजोन परत को क्षीण करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, देखिए ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ये जो है कि 16 सितंबर 1987 को इस संधि पे हस्ताक्षर के लिए ये खोला गया था। और 16 सितंबर जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसी वजह से जो है कि 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ओजोन डे? 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से ही ये 16 सितंबर से मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संधि था उस पर हस्ताक्षर जो है कि खोला गया था। ठीक है, प्रवाल विरंजन परिणाम है भूमंडलीय ताप वृद्धि का, भूमंडलीय शीतलन का, रासायनिक प्रदूषण का, ज्वालामुखी उद्भेदन का। प्रवाल विरंजन परिणाम है, तो ये है आपका भूमंडलीय ताप वृद्धि का। देखिए अगर हम बात करें प्रवाल विरंजन की, तो इसका अर्थ यह है कि शैवाल का श्वेत रंग होने से प्रकाश संश्लेषण न होने के कारण शैवाल के अभाव में प्रवाल का मर जाना, इसका अर्थ है। ठीक है, देखिए भूमंडलीय ताप को प्रवाल विरंजक का प्रमुख कारण चिन्हित किया गया है। और प्रवाल विरंजन के घटना का अवलोकन जो कि सर्वप्रथम 1919 में कौन? अल्फ्रेड मेयर द्वारा किया गया था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कुछ मेलों का नाम दिया गया है सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में, ये कहाँ पे लगते हैं? अगर हम बात करें पशु मेला की, ठीक है, तो पशु मेला कहाँ पे लगता है? तो ये बटेश्वर में लगता है। ध्रुपद मेला ये कहाँ पे लगता है? तो ये आपका वाराणसी में लगता है। गोविंद साहब मेला ये अंबेडकर नगर में लगता है। और माघ मेला कहाँ पे लगता है? ये प्रयागराज में लगता है। तो ये हो जाएगा 3, 4, 2, 1, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा के अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति। देखिए राज्यपाल जी की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल जी की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति जी। संविधान का जो 155 है अनुच्छेद, उसके तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कितने साल के लिए? 5 वर्ष के लिए की जाती है। उसी में देखिए 155 है, उसका एक क्या कहता है? ये कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद को धारण करता है। राज्यपाल जो है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ये चीज़ें 155 के एक में लिखी गई है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में कुछ पर्सनालिटी का नाम दिया गया है और सूची 2 में वो किससे संबंधित है। अगर हम बात करें उस्ताद विलायत खां की, ठीक है, उस्ताद विलायत खां ये जो कि सितार वादक हैं। फ़िदा हुसैन वर्सी की अगर हम बात करें तो ये हिंदी रंग मंचक थे। सितार देवी की अगर हम बात करें तो ये जो है कि एक कथक नृत्यांगना है। और जतीन भट्टाचार्य की बात करें तो ये सरोद वादक हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4, 3, 2, 1। कार्तिक एक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का, अवध का, रुहेलखंड का, गोरखपुर का। देखिए कार्तिक एक लोक नृत्य है, कहाँ का है ये? तो ये है आपका बुंदेलखंड का। देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा जो कि श्री कृष्ण तथा गोपियों का रूप धारण करके ये नृत्य किया जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था कि कौन सी संस्था पूंजी बाजार का विनियमन करती है? सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक, NSI, IRDA। कौन सी संस्था पूंजी बाजार का विनियमन करती है? देखिए पूंजी बाजार जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड है, सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके द्वारा जो है कि विनियमित किया जाता है। और इसकी स्थापना जो है कि 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है कि मुंबई में है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का, पूर्वांचल का। देखिए चरकुला नृत्य है, ये कहाँ का है? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा।
देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट, और ये टेलीग्राम का चैनल का नाम है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए